नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दबोचे के अंतर जिला गिरोह के 8 सदस्य राहजनी, लूट और डकैती की दर्जनों वारदात में रहे हैं शामिल। भारी मात्रा में हथियार और लूट का सामान बरामद। मुजफ्फरपुर और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया इनामी अपराधी, महीनों से थी तलाश। और मुकेश सहनी ने दी सरकार गिराने की धमकी। राजद विधायकों ने कहा सड़क पर आने वाले हैं मंत्री मुकेश सहनी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट, डकैती और छिनताई करने वाले अंतर जिला गिरोह का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में हथियार और गोली समेत अन्य सामान के साथ 8 पेशेवर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल, 1 कट्टा, 1 मैगजीन, 8 गोलियां, 7 मोबाइल, 1 चोरी की बाइक और मादक पदार्थ बरामद किया है। इनकी पहचान समस्तीपुर जिला के मोहद्दी नगर थाना के राजगमा निवासी दीपक कुमार उर्फ प्रदीप और चकमेहसी थाना के बेलसंडी के अमरजीत कुमार उर्फ बालाजी के रूप में हुई है। अन्य अपराधियों में मुजफ्फरपुर के अहियापुर चंदन बखरी का सरगना रूमी हसन उर्फ मुन्ना खां, मुसरी रहुआ का सोनू कुमार, सिकंदरपुर का अनिल सहनी, झपा का राजू पांडे और मुशरी बेडौलिया का संजय सहनी के रूप में हुई है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि ये सभी अपराधी मुशरी इलाके में जमा हुए थे। समस्तीपुर और गायघाट में लूटपाट की साजिश रची गई थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिलने पर डीएसपी पूर्वी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी कर 8 को दबोच लिया। एसएसपी ने बताया कि पूर्व में ये लोग कई बार लूट, डकैती और छिनताई जैसे मामलों में जेल जा चुके हैं। सरगना मुन्ना खान 3 बार, प्रदीप 2 बार, अनिल 4 बार, संजय 2 बार, राजू 2 बार और सोनू 1 बार जेल जा चुका है। जेल से जमानत पर छूटने के बाद ये फिर से अपराध करने लगते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये पेशेवर अपराधी हैं। इन अपराधियों से पूछताछ में पता लगा कि जिस इलाके में लूटपाट की घटना को अंजाम देना होता है, वहां ये 1 माह पूर्व से रहने लगते हैं। किराए पर अलग अलग कमरा लेते हैं। खुद को प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला वर्कर बताते हैं। इसके बाद टारगेट की रेकी करते हैं, फिर अंजाम देने के बाद वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। अहियापुर इलाके में इन लोगों ने पूर्व में किराए पर मकान लेकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट और डकैती करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। डीएसपी ईस्ट मनोज कुमार को सूचना मिली कि कुछ अपराधी मुशहरी थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर लूट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में एसएचओ मुशहरी, डीएसपी ईस्ट और सीआई सकरा की टीम ने के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 8 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और इनके पास से 2 पिस्टल के साथ में 3 हथियार बरामद किए गए और अन्य बाकी गोलियां, 10 राउंड गोलियां और अन्य सामान बरामद किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये मुशहरी थाना क्षेत्र में, समस्तीपुर में और मुजफ्फरपुर के गायघाट क्षेत्र में इनकी लूट की योजना की प्लानिंग थी, जिसको पुलिस ने विफल किया है। इसमें से पकड़े गए सभी व्यक्ति पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इसमें इनका जो मुख्य सरगना है मुन्ना, जो कि पहले 3 बार जेल जा चुका है। इसके अलावा अन्य व्यक्ति भी जो है 2 से अधिक बार जेल जा चुके हैं। इस प्रकार लगभग 8 व्यक्तियों को पुलिस ने अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की। ये अंतर जिला गिरोह है या लोकल है सर? ये अंतर जिला गिरोह है। जिस तरीके से इन लोगों से पूछताछ की है, ये पकड़े जाने के अगले दिन समस्तीपुर क्षेत्र में इनके लूट की योजना थी और उसके बाद में इनका गायघाट मुजफ्फरपुर में लूट की प्लानिंग थी, जिसको पुलिस ने विफल किया।
क्या कुछ रिकॉर्ड वगैरह इन लोगों का आपराधिक मामला को? अब तक के जो इसमें जो लोग हैं, इसका जो मुख्य सरगना है वो पहले 3 बार जेल जा चुका है, और इसके अलावा जो बाकी अन्य लोग हैं वो भी 1 से अधिक बार जेल जा चुके हैं। गैंग उंग भी चलता है क्या इनका? ये टोटल अभी तक इसमें 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ अन्य लोग फरार हैं। ये लोग मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में अहियापुर थाना क्षेत्र में या फिर उसके आसपास के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर किराए पे मकान लेते थे और उसके बाद में लूट की योजनाओं को अंजाम देते थे। थैंक यू। लोकल कनेक्शन वगैरह भी है क्या इनका सर? इसमें से जो कुछ लोग अहियापुर के हैं, कुछ लोग मुशहरी के हैं। एक व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया, इसमें 2 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं वो समस्तीपुर थाना क्षेत्र के हैं। तो ये लोग यहाँ पर किराए पे मकान लेकर के लूट की योजनाओं को अंजाम देने का इनकी प्लानिंग थी। मुजफ्फरपुर के औराई इलाके से हरियाणा और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 25,000 इनामी कुख्यात अपराधी को धर दबोचा। आरोपी कुमोद राम औराई का रहने वाला बताया गया है। उसे पूछताछ कर हरियाणा पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की कवायद कर रही है। अपराध जगत से वर्षों से नाता रखने वाला कुमोद राम की गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुजफ्फरपुर में भी उसके ऊपर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। बैंक लूट, डकैती समेत कई मामले में उसकी तलाश पुलिस को थी, लेकिन वह फरार चल रहा था। गुरुवार को हरियाणा पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया गया। थानेदार राजेश कुमार ने बताया कि कुमोद राम को पंचायत चुनाव से पूर्व हरियाणा गया हुआ था। हरियाणा में ही उसने एक व्यवसायी को लूटने की साजिश रची थी। अपने 5 साथियों के साथ मिलकर उसने एक व्यवसायी से 10 लाख रुपए लूट लिए, फिर वहां से फरार हो गया था। हरियाणा पुलिस उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। इसी दौरान उस पर 25,000 रुपए का इनाम की घोषणा सरकार द्वारा की गई। पुलिस का कहना है कि वह पंचायत चुनाव भी लड़ने की इच्छा रखता था, लेकिन इस बार वह चुनाव में खड़ा नहीं हुआ था। वह बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था, इस कारण उसके सही लोकेशन का पता नहीं लग रहा था। इसी दौरान उसके औराई में होने की सूचना हरियाणा पुलिस को मिली। गुरुवार को हरियाणा पुलिस औराई थाना पहुंची। यहां थानेदार राजेश कुमार को मामला से अवगत कराया गया। इसके बाद संयुक्त रूप से रेड कर उसे दबोच लिया गया। थानेदार ने बताया कि उसके सभी मामले को खंगाला जा रहा है, उसमें उसे रिमांड किया जाएगा। जो फरीदाबाद में लूटकांड में फिरार था, जो हरियाणा स्टेट का 25,000 इनामी था, हरियाणा पुलिस और औराई थाना पुलिस के संयुक्त छापामारी में गिरफ्तार किया गया कामोद राम को। कितने केस होंगे उस पर? उससे बहुत केसेस हैं और कम से कम 15 से 20 केसेस है। बैंक लूट, हत्या नहीं, डकैती है। तो ये किस जुर्म में इसे गिरफ्तार किया गया? लूट के कांड में गिरफ्तार किया गया। पंचायत चुनाव से पहले ये फरीदाबाद में एक व्यवसायी का लूट कांड किया था। कितना का इसके ऊपर ये राशि था? 10 लाख के लूट कांड का आरोपी था। अच्छा, वहाँ की सरकार कितना इस पर जो है कि 25,000 का इनाम इस पर घोषित किया हुआ था। मुजफ्फरपुर जिले में हाड़ कपकपा देने वाली ठंड और ठंडी हवाओं का सितम अभी भी जारी रहेगा। इस बीच घने कोहरे के कारण सुबह दृश्यता में भी कमी दर्ज की गई। वहीं अगले 4-5 दिनों में कोल्ड डे का सितम जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य बिहार में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। मुजफ्फरपुर में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 2 दिनों से हवा का रुख अचानक बदलने की वजह से ठंड और ठिठुरन दोनों बढ़ गई है। नतीजा लोग कनकनी और शीतलहर का सामना कर रहे हैं। पूर्वी यूपी में मौसम के बदलाव की वजह से बिहार में भी पछुआ हवा का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से अगले 3 दिनों तक पछुआ हवा का असर दिखेगा और इसी कारण से 3 दिनों में 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। दिन में आसमान साफ रहने के कारण लोगों को सूर्य के दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन पछुआ हवा के कारण शीतलहर और कनकनी का प्रवेश भी हो चुका है। पछुआ हवा के बीच शाम ढलते ही वातावरण में गर्मी की कमी से ठंड बढ़ रही है। उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ने और पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से जिले में लगातार ठंड बढ़ेगी, साथ ही पारे में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक ये स्थिति जो खबर आई है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ बनी रहेगी। उसे लेकर के
भी जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम और आपदा प्रबंधन को तथा सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अलाव की व्यवस्था की गई है। नगरीय क्षेत्र में जो रैन बसेरा है वहाँ निराश्रितों को रहने की व्यवस्था की गई है। तो जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और संबंधित विभागों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की अपील भी की गई है। जिले में शीतलहर का कहर पिछले 5 दिनों से जारी है। प्रतिदिन तापमान में गिरावट आने से हरी सब्जियों की खेती एक बार फिर बर्बाद होने लगी है। आलू की पत्तियों में झुलसा रोग का प्रकोप शुरू हो गया है। टमाटर, हरी मिर्च, बैगन सहित अन्य हरी सब्जियों की पत्तियां सिकुड़ने लगी हैं। हरी सब्जियों के अलावे आलू सहित अन्य फसलों में जान भरने के लिए किसान सिंचाई से लेकर खाद तक का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन फसल को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। किसानों ने बताया कि उन्होंने 1 बीघा में आलू की खेती की है, 5 कट्ठा खेत में हरी सब्जियों की खेती की है। आलू और हरी सब्जियों की पत्तियां सिकुड़ने लगी हैं। पौधों का ग्रोथ भी नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि संबंध में पूछे जाने पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि कृषि विशेषज्ञों की टीम शीघ्र ही गांव में भेजी जाएगी ताकि शीतलहर के प्रकोप से नष्ट हो रही हरी सब्जी सहित अन्य फसलों को बचाने के लिए किसानों को जानकारी दी जा सके। बहरहाल जैसे जैसे मौसम का तापमान निचले स्तर पर गिर रहा है, वैसे हरी सब्जियों के साथ आलू की किल्लत शुरू हो गई है। झुलसा जो रोग है, इस रोग से पूरा जो है सो रबी फसल में इतनी बर्बादी है कि किसान तो एक तो धान का जो है सो फसल ख़त्म हो गया। दूसरा झुलसा रोग से आज के डेट में कृषि जो किसान कर रहे हैं उनकी ये हालात है कि साहब एक तो यूरिया भी नहीं मिल रहा है, दूसरा जो है सो खाद की इतनी कमी है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो किसान का कृषि के लिए जो इनपुट के लिए जो लोग किसान भरे हुए हैं उन लोगों का भी जो है सो आज भी किसान रोड पर जो है सो घूम रहा है, न खाद मिल रहा है, न झुलसा का कोई जो है सो ये है। दूसरा आपको हम बताते हैं कि साहब सबसे ज़्यादा जो है से फसल क्षति का कहीं से किसान को कोई राहत नहीं है और सरकार का कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार इस पर कोई व्यवस्था करे। इनपुट 1 पैसा किसी को नहीं मिला। खाद की व्यवस्था जो है सो कि पूरे जो है सो जिला में ही पूरा जो सो हाहाकार मचा हुआ है और औने पौने दाम में लोग जो है सो पहले कृषि के लिए जो है सो किसान ऐसे व्यस्त है और दूसरा जो है सो आलू का, गेहूं का, आपको सरसों का, ये सारा चीज़ जो है सो फसल बर्बाद है। किसान मरने के हालात में है। कहीं से किसी किसान को जो है तो कहीं कोई राहत नहीं है। देखिए शीतलहर की स्थिति है और इसमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि फसलों को कुछ नुकसान हुए हैं। इसे लेकर जिलाधिकारी द्वारा कृषि विभाग को भी निर्देशित किया गया और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए हैं। कृषि विभाग के द्वारा कृषि विशेषज्ञों की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं जो किसानों में फसलों को बचाने को लेकर के, फसलों की सुरक्षा को लेकर के किसानों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। तो शीतलहर की स्थिति को देखते हुए हर स्तर पे माकूल तैयारी की गई है और जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं विभिन्न विभागों को। राजद विधायकों ने मुकेश सहनी को बंदर और तोता तक बता दिया। कह दिया कि इनकी दुर्गति हो रही है और इन्हें राजद और बीजेपी कोई नहीं पूछेगा। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। एनडीए में खूब बयानबाजी हो रही है। पहले जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी। वहीं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि मुकेश सहनी ने तो धमकी दे डाली। कह दिया तेजस्वी छोटे भाई हैं, वहीं लालू यादव से विचारधारा मिलेगी तो आ जाएंगे। उस बयान पर राजद विधायकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजद विधायक मुन्ना यादव ने कहा, नन पॉलिटेक्निक आदमी है। उस समय तो बीजेपी के पढ़ायल तोता थे, जो बीजेपी ने पढ़ाया वो बोले तो बीजेपी फायदा ले लिया। अब तो दुर्गति हो रही है। अब न राजद पूछेगा न बीजेपी पूछेगा। वो आते रहे, बिहार में सड़क पर आ जाएंगे।
वहीं कुढ़नी के राजद विधायक अनिल सहनी ने बताया कि खंजर भोंकने की बात बोल करके भरी महफिल से चले गए थे। अब जब एक सीट भी नहीं दिया, यूपी के तो बौखलाए हुए हैं। वो तो इनके पेट में खंजर भोंक दिया। वहीं गायघाट से राजद विधायक निरंजन राय ने कहा, अब उनको गलती का एहसास हो रहा है। नॉन पॉलिटिकल आदमी है मुकेश सहनी, ये भी कहे थे कि 300 के रोज पर काम करके हम 5 साल में अरबपति हो गए। ये कहते कि नहीं कहते कि मैं बम्बई में 300 के रोज पर काम करता था और 300 के रोज पर काम करने वाला आदमी 5 साल में अरबपति हो गया। नॉन पॉलिटिकल आदमी है। उस समय जो बीजेपी इनको सिखाया, इधर पढ़ाई तोता थे बीजेपी के, जो उस सिखाया ये बोले, उससे बीजेपी फायदा ले लिया। तो स्थिति दुर्गति हो रहा है ना। अब न राजद पूछेगा न बीजेपी पूछेगा, बउआते रहे बिहार में, रोड पर आ जाएंगे। एकदम आना है। उनके 3 विधायक बीजेपी जिसका नहीं राजनीति में जिसका अगर नीति सही नहीं है, जो उथल पुथल बंदर के जैसे करेगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, चाहे वो मुकेश सहनी या कोई हो। आने वाले हैं अब उनको एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती करी, उसका एहसास हो रहा है। जब वहाँ साथ में गए, लोगों को जाने हैं नज़दीक से, तो अब उनको एहसास हो रहा है कि हमने जो पहले बोला था वो गलत बोला था। आएंगे साथ। अब ये तो शीर्ष नेता, शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेंगे। लोकसभा में उपचुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी और वीआईपी दोनों लड़ रही है, आपस में दोनों लड़ रही है, और ऐसे में ये बात कहना क्या वीआईपी को समर्थन? ये देखिए, ये उनके अपने अंदरूनी मामला है, पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बीजेपी और वीआईपी दोनों लड़ रही है आपस में, इस पर क्या कहेंगे? एनडीए का हिस्सा है दोनों। ये उनके दोनों के पार्टी का अंदरूनी मामला है, एनडीए के साथी हैं, ये उनको उस पर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। छोटे भाई या बड़े भाई की बात नहीं है। खंजर भोंकने के बाद जो बोल के भरी महफिल से चले गए थे, आ जाके जिनके साथ हाथ मिलाए हैं तो पीठ में इनका जो और पेट में छुरा भोंक रहा है। एक वो सीट नहीं दिया उत्तर प्रदेश में, और जो है सब बौखलाए हुए हैं। अब कोई पूछ नहीं रहा है तो जो है सब कह रहे हैं कि हमारा छोटा भाई है या बड़ा भाई है, हम उनके साथ जाएंगे। तो क्या जाएंगे? आपके साथ 3 गो, एगो तो बेचारे मर गए, हमारे आदरणीय मुसाफिर पासवान जी। अब 3 विधायक है, आपके साथ कई गो विधायक आने के लिए तैयार है। पहले ही ना घोषणा कराइए, तब आपको समझेंगे कि बड़ा भाई या छोटा भाई के साथ आ पाइएगा। नगर थाना क्षेत्र की गोला बांध रोड में वार्ड पार्षद केपी पप्पू के द्वारा घर में घुसकर मारपीट किए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को कानू कल्याण महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुप्ता ने बताया कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद नगर थाना के द्वारा आरोपित वार्ड पार्षद की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। साथ ही नामजद आरोपियों के द्वारा पीड़ित परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वह केस उठा ले। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व जमीनी विवाद के एक मामले में वार्ड पार्षद केपी पप्पू के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एक परिवाद नगर थाना में दर्ज कराया गया है। नगर थाने के द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर गुरुवार को दुर्गा स्थान मंदिर से कानू कल्याण महासभा के सदस्यों ने प्रतिरोध मार्च निकालकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और लक्ष्मी शाह को जल्द से जल्द न्याय दिलाए जाने की मांग की। हमारे सुजातीय है लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता जी, और इनका बरसों से यहाँ पर मकान है, और ये भाजपा के नाम पर ये वार्ड पार्षद केपी पप्पू यहाँ दबंगई करता है हमेशा सब लोग, गरीब लोगों से। ये रास्ता का नक्शा निकलवाया जाए, बहुत पहले का ये बना हुआ रोड है, नक्शा है, ये जो मार्केट में है, और ज़बरदस्ती जबरन अपना मकान बनाने के लिए वो ज़बरदस्ती घेराव कर रहा था। ये लोग विरोध किए तो इनके महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, मारा पीटा, और लक्ष्मी बाबू को सिर फोड़ दिया, हॉस्पिटलाइज गए हैं, और अभी तक इसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। अगर अरेस्टिंग नहीं होगा तो पूरे बिहार स्तर पर इसका धरना प्रदर्शन होगा। हम लोग संडे को इसका मीटिंग कर रहे हैं, डीएम से मिलेंगे, एसपी को देंगे, डीआईजी को ज्ञापन देंगे। अगर इसको 2 दिन के अंदर अरेस्ट नहीं हुआ तो इतवार को मीटिंग करके शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा इस शहर में। ये गुंडागर्दी का यह अखाड़ा बना दिया है यहाँ पर। इसके पहले भी इस पर रेप केस का मुजरिम है, और अभी तक इसको अरेस्टिंग नहीं किया गया पुलिस। भाजपा का गवर्नमेंट करके ये ठगता है लोगों को, हथियार वगैरह लेके, और हथियार लेकर फराता घूमता है, रिवॉल्वर दिखाता है, और सरकार इसको हथियार दिया कैसे? ये गुंडा बदमाश को स्वतः इसका हथियार सीज करे और इसको अरेस्ट करे। यही प्रशासन से हमारी मांग है। अगर नहीं दिया तो पहले शांतिपूर्ण धरना होगा, भूख हड़ताल होगा, मसाल जुलूस निकलेगा इस शहर में,
सब शांतिपूर्ण। इस अगर अरेस्टिंग इसकी 2 दिन के अंदर नहीं हुई तो गुरुवार को नगर निगम के खिलाफ सदर अस्पताल रोड के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद कर सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस रोड में 52 दुकानें हैं। इनमें से कुछ दुकानों को नगर निगम के द्वारा सिटी पार्क के गेट निर्माण के लिए खाली करने का नोटिस मिला है। इसी के विरोध में गुरुवार को सभी दुकानदारों ने एकजुटता दिखाते हुए दुकानों को बंद कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में दुकानदारों के प्रतिनिधि मंडल ने मेयर राकेश कुमार पिंटू से मुलाकात कर बीच का रास्ता निकालने की मांग की। दुकानदार संघ के किशोर सिंह ने बताया कि यहां पर 52 दुकानें हैं जो खास महल की जमीन पर अवस्थित है। ये बिहार सरकार के अंतर्गत आती है, जिसका वे लोग टैक्स भी चुकाते हैं। ये निगम प्रशासन की जमीन नहीं है। हम लोग DCLR को ट्रेजरी के माध्यम से टैक्स देते हैं। सिटी पार्क में जाने के लिए पहले से रास्ता है। इसके बावजूद निगम प्रशासन द्वारा दुकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है, जो सरासर गलत है। हम लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर दुकान भी छीन जाएगी तो क्या करेंगे। वहीं कुछ दुकानदारों ने बताया कि निगम से नोटिस दिए जाने को लेकर दुकानदार संघ हाई कोर्ट में रिट दायर कर चुका है, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामला न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद उन्हें निगम के द्वारा नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई करने का भय दिखाया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि दुकानदारों के द्वारा दुकान की जमीन नगर निगम की ना होकर खास महल की बताई जा रही है, जिसकी जांच करने का उन्होंने आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी दुकानदार की रोजी रोटी पर असर पड़े। इसीलिए अगर पार्क का रास्ता कहीं और से भी निकल सकता है तो उसे भी देखा जाएगा। हम लोग के साथ एक अजीब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति गुजर रही है कि नगर निगम का यह 52 स्टोर जो कैसे हिंद भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त है, जिसमें 50-70 वर्षों से हम लोग रहते आ रहे हैं, जिसका विभिन्न कागजात हम लोग दे चुके हैं। नगर निगम खास महल से 2 बार ऑब्जेक्शन करके वो केस भी हार चुकी है। रोड का भी हिस्सा नहीं है। उसके बावजूद भी नगर निगम के स्टाफ और कुछ लोग नोटिस साथ के इस दुकान को तोड़ देंगे, उस दुकान को तोड़ देंगे। इस तरह ये कोरोना और ये ठंड काल में ये 50 दुकानदार को सड़क पर ला के मरने की स्थिति करने की स्थिति पैदा कर दिया नगर निगम। और इसका मालिक जब खास महल हैं और जिला कलेक्टर इत्यादि इस पर कोई सुनवाई नहीं करे, जैसे लगता है इस जिले में और राज्य में न शासन है न प्रशासन है। हम लोग के साथ एक तरह का ये दबंगतापूर्ण राक्षसी कार्रवाई हो रही है। इस पर यथाशीघ्र सुनवाई किया जाए, अन्यथा दुकानदार मरने मिटने को भी तैयार होंगे। जबकि पूर्व में आनंद किशोर इसकी बाउंड्री 52 दुकान के कराकर और गेट को 20-30 फीट का खुलवा कर मुख्य गेट है, उसके बावजूद भी चालू रोड में अगर गेट खोल जाए तो 1 घंटा चलना मुश्किल होगा। लेकिन ये नगर आयुक्त इस पर और उसके लोग जबरदस्ती हम लोगों पर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी नाजायज दबाव बना के कहते हैं तोड़ दिया जाएगा। इसके विरोध में हम सभी दुकानदार आज से दुकान को बंद किए हुए हैं। और मुजफ्फरपुर के सभी अधिकारियों को हम लोगों ने दरखास्त दिया है। हम लोगों ने मांग रखा है कि ये जो निगम के द्वारा नोटिस दिया गया है, ये निगम की संपत्ति नहीं है। निगम और बिहार सरकार में मुकदमा चला था जिसमें निगम हार गई थी। उसके बावजूद रोड रहते हुए जो कि अच्छा खासा आनंद किशोर जी ने गेट बनाया था सिटी पार्क का, उसके बावजूद इधर से रोड निकालने के लिए और नोटिस लगा दिए हैं। तोड़ने का भी टाइम टेबल निर्धारण कर दिए हैं, जिसके विरुद्ध हम लोग माननीय उच्च न्यायालय पटना में गए हैं और हमको पूरा विश्वास है कि हमको पटना उच्च न्यायालय से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये खास महल की ज़मीन है, ये नगर निगम की ज़मीन नहीं है। हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से, नीतीश कुमार जी से या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम मांग करते हैं कि हम दुकानदारों को बचाएं। अगर यह दुकान टूट जाएगा तो हम लोग सड़क पर चले जाएंगे। इसलिए हम लोग तब तक दुकान बंद रखने का आह्वान किए हैं जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिल जाए। कोर्ट ने स्टे का आदेश दिया है क्या? नहीं, अभी तो हम लोग रिट ही किए हैं और रिट कर करके एक कॉपी हमने DM महोदय को और केस स्वीकार DM महोदय को और नगर आयुक्त महोदय सभी लोगों को अधिकारियों को हम लोगों ने एक कॉपी दे दिया है। और चूँकि ये नोटिस गलत है, अगर ये नोटिस हमको अगर DCLR साहब के द्वारा दिया गया होता, SC साहब के द्वारा दिया गया होता तो फिर वो अलग बात थी। लेकिन जब ये संपत्ति बिहार सरकार की है तो फिर ऐसे परिस्थिति में नगर निगम कैसे तोड़ सकता है, यही हम लोग का मुख्य सवाल है। सदर अस्पताल रोड में कुछ दुकानदार भाई लोग आए हुए थे
एक्चुअली उनका कहना है कि ये खास महल का ज़मीन है जिसको नगर निगम गेट बनाने के लिए ले रही है। एक्चुअली वहाँ पर सिटी पार्क बन रहा है, तो सिटी पार्क का मेन गेट जो है हम लोग सदर अस्पताल रोड में निकालना है, तो उसके लिए होगा कि वहाँ पर कुछ 23 फीट के आसपास में जगह एक्वायर करना है। तो इसके बारे में नगर आयुक्त महोदय ने वहाँ पर सभी जगह चिन्हित किया है। अभी तक वो चिन्हित जगह नहीं मिल पाया कि कहाँ पर से गेट निकलेगा। इस संदर्भ में नगर आयुक्त महोदय से हम बात करते हैं कि कहाँ से उनको गेट निकलवाना है, तो फिर आगे जैसा होगा प्रक्रिया देखा जाएगा। तत्काल इसमें जैसे वो लोग आए हुए थे तो वो लोग उनका कहना था ये खास महल का ज़मीन है, इस बारे में भी हम लोग जांच कर लेंगे क्या मैटर क्या है। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने गुरुवार को समाहरणालय परिसर के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पंचायती राज विभाग के अधिकारी सुषमा कुमारी को अनुग्रह अनुदान राशि का इतने दिनों तक वितरण नहीं दिए जाने को लेकर फटकार भी लगाई। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बताया कि पंचायत सरकार भवन, नल जल योजना, नाली गली योजना और जो नए पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ है उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था जल्द करने के साथ ही ग्राम कचहरी के पंचों की मृत्यु के पश्चात अनुदान अनुग्रह की राशि जो लंबित है उसके जल्द से जल्द भुगतान का निर्देश दिया है। पंचायती राज कार्यालय का निरीक्षण किया गया। पंचायती राज के माध्यम से कई योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है जो मुख्यतः पंचायतों के विकास से जुड़ा हुआ है। पंचायत सरकार भवन है, नल जल योजना है, नाली गली योजना है और इसके अतिरिक्त भी नए पंचायत के प्रतिनिधियों का अभी निर्वाचन हुआ है, उनको भी ट्रेनिंग वगैरह उपलब्ध करानी है। तो इन सभी योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है और जहाँ जहाँ भी त्रुटियाँ पाई गई हैं उनको ठीक करने का निर्देश दिया गया। कुछ मामलों में पाया गया कि जो ग्राम कचहरी पंच की मृत्यु हुई है उनको अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाना है, वो भुगतान नहीं हो पाया, तो वैसे मामलों में समीक्षा कर तेज़ी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और पंचायतों में विकासात्मक योजनाओं को गति प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को निकटम प्रत्याशी संघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जिलाधिकारी प्रणब कुमार से मुलाकात कर सहारा इंडिया के निवेशकों को राशि का जल्द से जल्द भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं निकटम प्रत्याशी संघ के सदस्यों का कहना है कि सहारा इंडिया कंपनी में जिले के कई निवेशकों ने अपना पैसा जमा कराया, लेकिन उनकी अवधि पूर्ण होने के बावजूद निवेशकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया है। सभी निवेशकों की राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। कोरोना के कारण जिलाधिकारी से तो मुलाकात नहीं हुई, मगर एक शिष्टमंडल ने एक दरखास्त जिला स्थापना कार्यालय में स्थापित दे दी गई है। हम सब सहारा इंडिया परिवार से जो भी गरीब मजदूर सब मुजफ्फरपुर ज़िले में तमाम रिक्शा चालक, ठेला चालक जो भी गरीब है, जो पैसा सहारा इंडिया में पूर्व में जमा हो चुके हैं 5 साल, आज तक ले सहारा इंडिया उसको भुगतान नहीं किया गया है। बहुत सारा मजदूर का लड़की की शादी है, बेटी की शादी है, बीमारी है, उसके लिए चक्कर काट कर थक गया है। हम सभी वार्ड में घूमते हैं तो ऐसा शिकायत हमको 49 वार्ड में निकटतम प्रत्याशी द्वारा दिया जाता है। आज हमसे निकटतम प्रत्याशी संघ द्वारा जनहित के मामला में तालमेल कर हम सब जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। कम से कम जिलाधिकारी पर दबाव देंगे, कम से कम इससे गरीब आदमी को पैसा भुगतान किया जाए, अन्यथा हम निकटतम प्रत्याशी संघ धरना भी और प्रदर्शन भी करेंगे। राष्ट्रीय जनजन पार्टी बोछा में होने वाले उपचुनाव और राज्य के साथ सभी अन्य राज्यों के सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में मेयर, उप मेयर और अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदों के लिए कैंडिडेट उतरेगी। ये बातें गुरुवार को 0 माइल चौक स्थित एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कही। साथ ही राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर निगम एवं नगर निकाय के शीर्ष पदों पर मतदाताओं से प्रत्यक्ष मतदान कराने के प्रावधान किए जाने का स्वागत किया। साथ ही कहा कि आगामी बोछा विधानसभा उपचुनाव और नगर निकायों के उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी पार्टी करेगी। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर नारायण सिंह, जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव सहित कई नेता मौजूद रहे। आज हम लोग मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबों के बीच में हैं और प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि बोचहा विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उसी के संदर्भ में हम लोग प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं और राष्ट्रीय जनजन पार्टी
इस उपचुनाव में बहुत मजबूती के साथ अपना उम्मीदवार उतारेगी। नगर निकाय चुनाव में जो अभी आदेश आया है बिहार सरकार का कि नगर निकायों में मेयर और उप मेयर और नगर परिषद और नगर पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो चुनाव होने हैं वो डायरेक्ट वोटिंग होने हैं। तो इस बार हम लोग बिहार के तमाम नगर निकाय चुनाव में, नगर परिषद और नगर पंचायत में इन तमाम उम्मीदवारों को हम लोग मैदान में उतारेंगे और मजबूती के साथ हम लोग नगर निगम का भी चुनाव लड़ेंगे। इसी संदर्भ में आज हम लोग प्रेस वार्ता की है और कुछ सवाल है। किसी का नाम वगैरह घोषणा वगैरह हम लोग इसको मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं और बहुत जल्द ही पुनः हम लोग एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी मुजफ्फरपुर की धरती पर और वहाँ से हम लोग नाम अंतिम प्रक्रिया पूरी करके हम लोग घोषणा करेंगे। और फिलहाल हम लोग और हमारे यहाँ के जो भी जनसेवक साथी हैं उन तमाम जनहित में जो मुद्दा है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनहित का जो मुद्दा है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो आई हॉस्पिटल का मामला हो, अभी आप लोगों ने उसको देखा भी और कवरेज भी किया है। मीडिया बंधुओं का उसमें भरपूर सहयोग भी, समर्थन भी मिला है। और चाहे वो बेला में जो बॉयलर फटने के जो मामला है, तो इन तमाम जनहित के मुद्दों पर हमारे जनसेवक साथी सक्रिय रहे हैं और हम लोग इसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। सड़क से लेकर और न्यायिक प्रक्रिया में भी हम लोग लगे हुए हैं और पीड़ितों को न्याय दिलवाने में लगे हुए हैं। विशेष बहुत जल्द ही एक बार फिर से हम लोग प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ करेंगे और प्रत्याशी के नाम की घोषणा। चुनावों में क्या मुद्दे रहेंगे, मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, चुनाव में तमाम पार्टियों के मुद्दा आपको पता है कि सड़क, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, ये मुद्दा होते हैं। लेकिन बिहार में हमें लगता है कि बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार और अभी जो हाल फिलहाल में भी देखने को मिल रहा होगा, बिहार पुलिस की दमनकारी नीतियां, पुलिस की मनमानी और जायज मुद्दों पर नहीं, बेवजह के मुद्दों पर। गुरुवार को इनरव्हील क्लब ऑफ लिजवी ने एक निधन लड़की की शादी में आवश्यक सामान जिसमें बर्तन सेट, कपड़े और जरूरत के अन्य सामान के साथ 11,000 कैश से सहयोग किया। क्लब की चार्टर्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी ने बताया कि 1 जनवरी को क्लब के सदस्यों ने संकल्प लिया है कि हर वर्ष 11 गरीब लड़कियों की शादी में मदद किया करेंगे। क्लब के फंड से नहीं, आपस में डोनेशन लेकर इस तरह का सहयोग करते रहेंगे। मौके पर क्लब की अध्यक्ष प्रेरणा नाथ, मीरा श्रीवास्तव, मृदुला रानी, पिंकी कुमारी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। आज इनरव्हील लिच्छवी क्लब है हम लोगों का, जो हर वर्ष हम लोग करते हैं इस काम को। लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने 1 जनवरी को ये प्रण लिया, संकल्प लिया कि हर वर्ष हम लोग 11 लड़कियों का, इस तरह के गरीब लड़कियों की शादी में मदद किया करेंगे जो हम लोगों से बन पड़ेगा। तो हम लोग अपने क्लब फंड से नहीं बल्कि आपस में हम लोग डोनेशन ले करके, और हम लोग हर साल करते हैं। तो इस बार हम लोगों का प्रण है कि 11 लड़कियों की शुरुआत हम लोगों ने की है। उसमें हम लोग इस लड़की को भी दे रहे हैं, जिसमें बर्तन होता है, किचन सेट होता है, जनरली कपड़े होते हैं और कुछ कैश होता है। तो यही हमारा लक्ष्य है। और हमारा क्लब चूँकि सोशल वर्क की दिशा में काफ़ी कुछ आगे काम कर चुका है, लेकिन अब इस दिशा में हम लोग चाहते हैं कि एक हम लोग ये उदाहरण प्रस्तुत करें। अभी तक कितने बच्चों का शादी? अभी तक हम लोगों ने हर तरह की सेवाएं दी हैं बच्चों को। जैसे इन्हीं के एक बच्चे का इलाज भी हम लोगों ने करवाया था और उसमें भी एक राशि इनको हम लोगों ने दी शादी थी। अभी कितने? और शादी भी अभी तक जितने दिनों का क्लब हुआ उस हिसाब से 24-25 लड़कियों की शादी हम लोग करवा चुके हैं, मदद कर चुके हैं उसमें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।